गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नोटबुक आईज के चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आप मुझे डेली फॉलो करें तो आपको पता है मैं आपके साथ डेली सुबह 6 बजे जुड़ती हूँ और आपको पढ़ाती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। डेली बेसिस पे जो भी न्यूज़ रहती है चर्चा में, चाहे आपका द हिंदू में आया हो, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हो, जनसत्ता में आया हो या PIB की साइट पर कंटिन्यूसली जो अपलोड होते रहते हैं। जैसे अगर आप कभी गवर्नमेंट साइट पर विजिट करेंगे, जैसे PIB हो गया और भी चीज़ें हैं जहाँ पे न्यूज़ वगैरह आती है, तो यहाँ पे हर आधे एक घंटे में नए नए आर्टिकल छपते रहते हैं, नए नए आर्टिकल्स आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, कुछ ऐसे ही होते हैं, तो हम वही आर्टिकल्स वहाँ से उठाते हैं जो कंटिन्यूसली चर्चा में बने हुए हैं और जिनसे पिछले जो भी आपके एग्जाम्स हुए हैं, चाहे UPSC हो या फिर UPPCS हो या फिर कोई आपका वनडे एग्जाम हो, वहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर पाएँ। ठीक है, तो हम उनको अच्छे से कवर करेंगे। आज बहुत सारे टॉपिक्स होने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। आपका एक हेल्थ से टॉपिक होने वाला है, एक इकोनॉमी से टॉपिक है, एक पॉलिटिक्स से है, तो उनको हम अच्छे से देखेंगे और अच्छे से कवर करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम्स में हमारे, और अगर क्वेश्चन कहीं पर किसी तरीके से पूछा जाता है तो आप उसको कैसे आंसर करने वाले हो। ठीक है, उसके साथ हम बाद में डिस्कस करते हैं डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस कर रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए जो डेली क्विज के बेसिस में रहता है, उसमें हम जो भी नया ऐड कर रहे हैं कि भाई पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते थे वन लाइनर फॉर्म में, जिसमें वन लाइनर्स क्वेश्चंस होते थे कि किसकी नियुक्ति कहाँ पर हुई है, किसकी डेथ हुई है या फिर किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, वो सारी चीज़ें पढ़ते आए हैं अभी तक हम जो 1-2-3 महीने से। लेकिन अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चंस जैसे UPSC या स्टेट PSC जैसे होते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में होते हैं या फिर आपका कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं, वैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा आज का जो क्लास स्टार्ट होने वाला है वो है एक डे से। जैसे हम पहले करते थे ना, कोई डे अगर इम्पोर्टेंट चल रहा है उस दिन, कोई डे है तो उसको हम पढ़ते थे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम जाते थे, कोई अगर इस इम्पोर्टेंट कोई प्लेस वगैरह रहा है चर्चा में, उस पर जाते थे। तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट डे है वो है उत्कल, जिसको ओडिशा भी बोलते हैं, या पहले हम उत्कल बोलते थे ओडिशा को। आपने जनगण मन अधिनायक पढ़ा है ना, या गाते रहते हैं, उसमें उत्कल वर्ड आता है ना, वो इसी के लिए होता है। दिवस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्थापना कब हुई, सेलिब्रेट करते हैं हम हर बार 1 अप्रैल को। ठीक है, लेकिन हम कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, 1 अप्रैल 1936 से, मतलब 1936 में अप्रैल जो हमारा उत्कल या ओडिशा है उसकी शुरुआत हुई थी या उसकी स्थापना हुई थी, तब से हम हर बार सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया गया है क्योंकि आपको पता ही ओडिशा जो है समुद्र के तट पर है, इसलिए थोड़ा सा इस रेत वगैरह में बना करके इसको रिप्रेजेंट किया गया है। क्या है इसका एम, क्या है, हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट एज अ सेपरेट स्टेट आउट ऑफ बिहार and Odisha province which addition of Koraput and Ganjam from the Madras presidency। तो पहले क्या था, एक पूरा एक एरिया था जो जुड़ा हुआ था, बिहार भी था उसमें, मद्रास जो प्रेसिडेंसी सब जुड़ा हुआ था। उस एरिया से क्या किया गया, वहाँ पर जो ओडिशा को है अलग करके एक अलग प्रोविंस बनाया गया या अलग स्टेट का दर्जा दिया गया। कब दिया गया है इसको दर्जा, 1 अप्रैल 1936 को। तो क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछता है कि ओडिशा को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा कब दिया गया था, तो 1 अप्रैल 1936 को दिया गया था। किस राज्य से अलग किया गया था, तो बिहार राज्य से अलग करके इसको बनाया गया था। ठीक है, आपको ये याद रखना, बस इसके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। इमेज आई थिंक क्लियर नहीं है थोड़ा सा, तो इसमें डांस वगैरह हो गया कि डांस क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, जैसे डांस है ओडिसी हो गया, उत्कल जनानी, ये सारे डांस यहाँ के हैं। ठीक है, और मैमल जो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, सांबर। ठीक है, बर्ड हो गया आपका, फिशेस हो गई, ये सारी चीज़ें हैं जो ओडिशा से जुड़ी हुई हैं। एक हमारा अलग से वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल पर, सर ने पढ़ाया है अच्छे तरीके से, SK सर ने पढ़ाया है उत्कल दिवस के बारे में, उसका हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें रही हैं, पॉलिटिकल जोग्राफिकल सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ी हैं। 10 या 15 मिनट का वीडियो है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो न्यूज़ में रहते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जो बहुत चर्चा में बनी हुई है और हमारे एग्जाम्स में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। ये है पंदबुला गुट्टा एक जगह है जो चर्चा में बनी हुई है, उसके बारे में हम देखेंगे क्या है। जियो हिस्टोरिकल साइट है, तेलंगाना की है। तो आपसे अगर पूछता है कि पंडबुला जो गोट्टा है वो कहाँ पर है, तेलंगाना स्टेट में मिलेगा आपको। एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये, एक्सक्लूसिव जियो हेरिटेज है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। इसके बारे में देख, तो नेक्स्ट हमारा प्लेसेस इन न्यूज़ कौन सा है, हमने पहले पढ़ लिया जो लास्ट था, ये
पंडाबुला गुट्टा कहाँ पर है? यह एक जियो हिस्टोरिक साइट है, ठीक है, जो कहाँ पर है? तेलंगाना में मिल जाएगा। बस इतना छोटा छोटा डाला है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हमें बस देखनी है कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट है समन बर्ड सेंचुरी। समन बर्ड सेंचुरी अगर पूछता है आपसे कि कहाँ पर है, ये कहाँ पर लोकेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या है? द समन बर्ड सेंचुरी इज़ इन द मणिपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इट इज़ अ सीजनल ऑक्सबो लेक ऑन द गैंगेस फ्लड प्लेन। ऑक्सबो ये जो लिखा ऑक्सबो मतलब क्या होता है? ऑक्सबो मतलब होता है कि जैसे गाय का खुर होता है ना, वैसे टाइप का, उसी मतलब स्ट्रक्चर में है, उसी टाइप का दिखता है, ठीक है। कहाँ पे है? फ्लड प्लेन पे है, जहाँ पे मतलब बाढ़ वगैरह आती है, पानी भर जाता है, फिर सूख जाती है तो पानी भरा रहता है, जब तक मतलब ये कंटिन्यूसली पानी भरा रहता है और कुछ इस तरीके की दिखती है, जैसे होता है ना, ठीक है, जैसे आपका दांत होता है वैसा ही कुछ, ठीक है। इट इज़ डेजिग्नेटेड एज रामसर वेटलैंड इन 2019। तो इसको रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया है। कब दिया गया? अगर आपसे पूछता है कि जो हमारा समन बर्ड सेंचुरी है उसको रामसर साइट्स में ऐड किया गया है या नहीं किया गया, तो हाँ किया गया है। कब किया गया है? तो आपको याद रखना है 2019 में किया गया था इसको। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के बर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे लगभग 5000 से ज़्यादा बर्ड्स हैं, 50,000 से ज़्यादा बर्ड्स वगैरह हैं। बहुत सारी यहाँ पे जो स्पीसीज़ हैं बर्ड्स की यहाँ पर आती हैं, जो होती है माइग्रेटरी स्पीसीज़ वगैरह होती हैं, वो सारी आती हैं। तो ठीक है, आपको बस याद रखना है, लोकेशन इसकी याद रखनी है और इसको रामसर साइट्स में ऐड किया गया है या नहीं किया गया याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है PIB से लिया है, ये सी विजिल के बारे में है। सी विजिल एक एप्लीकेशन है जो किसके लिए है? जैसे वोटिंग वगैरह हो रही है तो जो भी वोट्स वगैरह होने वाले लोकसभा के वो ट्रांसपेरेंसी के साथ किए जाएं, कोई भी ऐसी हरकत ना देखने को मिले, या जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है कि भाई कोई भी ऐसी हरकत ना मिले जिससे लगे कि इलेक्शंस फेयर नहीं हो रहे हैं, सही तरीके से नहीं कराए जा रहे हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ दिखती है कि यहाँ पे इलेक्शंस होने हैं और कोई गड़बड़ दिख रही है, तो आप उसका फ़ोटो या वीडियो बना करके इस एप्लीकेशन पर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। ये डायरेक्टली आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगा। वो सारी चीज़ें वहाँ पर क्या करता है, मॉनिटर करते हैं कि भाई हम इलेक्शंस करा रहे हैं वो ढंग से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखने के लिए इसको बनाया गया है। तो क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सी विजिल ऐप अ बिग हिट विथ वोटर्स के लिए है ये। ओवर वॉयलेशंस रिपोर्टेड सो फार थ्रू आउट द कंप्लेंट्स, बहुत सारी अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं, ये डाटा दिया हुआ है। सिंस अनाउंसमेंट ऑफ जनरल इलेक्शंस 99% केसेस डिस्पोज्ड ऑफ, 99% केसेस को वहाँ पे क्या किया गया है, सॉल्व भी किया गया है। इलेक्शंस के टाइम पे जो भी चीज़ें देखने को मिल रही है, देखिए यहाँ पे होता क्या क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं। पहले तो बहुत यूज़र फ्रेंडली है, बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को इसको यूज़ करने में आप कोई समस्या देखनी पड़ेगी, कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है। आपको बस जनरली क्या करना है, अगर आपको लगता है कि कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई चीज़ ऐसी हो रही है कि गलत तरीके से देखी जा रही है, वोटर्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहाँ से वोटर्स जो होते हैं या वोट्स होते हैं उनको क्या किया जा रहा है, यहाँ से वहाँ लेके जाया जा रहा है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, मनी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। होता है ना कि आप अगर गांव में देखेंगे, जैसे ग्राम पंचायत वगैरह के जो पहले इलेक्शंस होते थे, अब होता है कि नहीं होता आई डोंट नो, क्योंकि मेरे यहाँ ये इलेक्शंस बंद हो गए हैं, अब ग्राम प्रधान के इलेक्शंस नहीं होते हैं। तो होता क्या था कि घरों में पैसे बांटते थे कि 500-500 रुपये दे देते थे पर पर्सन या एक घर में कि हमारे यहाँ ही वोट डाल कर आइएगा। तो लोगों को लगता है भाई ठीक है, कोई भी जीते हमारा कुछ फ़ायदा तो होना नहीं है हमारे लिए, ये भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, जीतने के बाद वो व्यक्ति भी नहीं करेगा, तो इससे अच्छा कि पैसे लेकर के इसको ही वोट दे देंगे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर क्या है, प्रॉपर्टी अगर कोई ऐसी है जो वहाँ पे कुछ अलग हरकत दिख रही है, कम्युनल हेट स्पीच, किसी मतलब कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी है उसके प्रति बहुत हेट स्पीच फैलाई जा रही है, कुछ अलग तरीके से वहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं, तो आप वो यहाँ पे रिकॉर्ड करके वीडियो बना करके भेज सकते हो। ठीक है, पेड न्यूज़ चल रही है, पैसे देकर के न्यूज़ चलवाई जा रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर कोई भी इस चीज़ दिखती है आपको तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर दीजिएगा। डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट मतलब कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पास सारी चीज़ें पहुँचती हैं और वो सारी चीज़ें मॉनिटर करता है कि भाई यहाँ पे सही चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही। ठीक है, ये सारा हमारा उसी के बारे में है कि जो हमारा सी विजिल ऐप है, सी विजिल ऐप है कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें। तो लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन द इलेक्शन प्रोसेस थ्रू आउट द सी विजिल ऐप। ये हो क्यों रहा है, मतलब कि
इससे पहले तो कभी ऐसा एप्लीकेशन वगैरह लाया नहीं गया इलेक्शंस वगैरह कराने के लिए। तो हो ये रहा है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसा नहीं भाई, जो हमारी ईवीएम मशीन है वो हैक हो रही है, ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे यहाँ वोटिंग नहीं हो रही, बार बार एक ही जो है पार्टी जीत रही है जबकि लोग बोल रहे हैं कि हमने वोट नहीं दिया। मतलब कि अगर सर्वे किया जाए तो लोग बोल रहे हैं हमें पसंद नहीं है बीजेपी, हम वोट नहीं देना चाहते हैं, वोट नहीं देते हैं। लेकिन जब भी इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हर बार बीजेपी, हर स्टेट में जो सीटें वगैरह हैं वो ज़्यादातर बीजेपी को ही जा रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर के जो पार्टियां हैं, दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टियां वो भी डरी हुई हैं, और जो वोटर्स हैं भाई वो भी डरे हुए हैं कि भाई जो मतलब किसी व्यक्ति को, या मान लीजिए कोई भी ग्रुप है, 150 लोग ऐसे हैं जिनको बीजेपी जो चल रही है, जो भी चीज़ें चला रही है वो पसंद नहीं आ रहा है। तो वो चाह रहे हैं कि भाई ये गवर्नमेंट जाए, दूसरी आए। लेकिन हो क्या रहा है कि उनके मन की चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो उनको भी थोड़ा सा भय लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार फिर यही गवर्नमेंट आ जाए और फिर वही समस्याएं हमको देखने को मिले जो हम यहाँ 5 साल से 10 साल से झेल रहे हैं। इसलिए क्या किया जा रहा है, चीज़ें ऐसी की जा रही है भाई, ट्रांसपेरेंसी के साथ हम कराएंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शंस कराएंगे कि कल को ये ना हो कि इलेक्शंस हुए थे और गलत तरीके से हुए, इसलिए भी बीजेपी जीती है या हारी है। जो भी चीज़ें, नतीजे जैसे भी आएंगे उसके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर क्या है, वो बोल रहा है कि कैसे काम करता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कैसे काम करता है। बहुत फ्रेंडली ऐप है, आराम से आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स टीम होती है, सब अच्छे से काम करते हैं यहाँ पे। सिटीजन्स कैन इमीडिएटली रिपोर्ट, अगर आपको इंसिडेंट दिख रहा है तो ऐसा नहीं कि इंसिडेंट देखा आपने फिर कहीं आप गए फिर रिपोर्ट की, घंटे लग गए, दिन लग गए, महीनों लग गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कोई भी इंसिडेंट देखा, कोई भी लग रहा है कि पॉलिटिकल मिसलीडिंग हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इलेक्शंस के टाइम पे नहीं होनी चाहिए, तो आप तुरंत वहाँ पर क्या कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। साथ में क्या लिखा है, अगर आपको रिपोर्ट्स करना कैसे कर सकते हैं, आप सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स करने के तरीके बताए जाएंगे, अगले पेज में देखेंगे, ठीक है। स्ट्रीम लाइनिंग कंप्लेंट रिजोल्यूशन क्या है, कैसे काम करता है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्या लिखा हुआ, द ऐप एम्स टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड रिजॉल्विंग वायलेशंस ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो रिकॉर्डिंग के थ्रू आप बता सकते हो कि भाई रिकॉर्डिंग करके भेज दिया, रिपोर्ट कर डायरेक्टली आपने, तो आपकी जो भी चीज़ें ऐसी होंगी तो उनका तुरंत का तुरंत समाधान किया जाएगा। इसमें सारी चीज़ें लिखे हुए हैं, ठीक है। इस सर्व्स एज ए सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सारी चीज़ें रिपोर्ट कर सकते हो। होता है ना कई बार कि अलग अलग आपको अलग अलग चीज़ें, जैसे किसी व्यक्ति को, कोई सिटीजन है तो उसको कहीं और रिपोर्ट करना है, कोई दूसरा व्यक्ति है उसको कहीं और रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, सबके लिए है, सब लोग यूज़ कर सकते हो। तो लिखा हुआ है सिटीजन्स टू फ्लैग एनी इरेगुलरिटीज़ और कोड वायलेशन ड्यूरिंग द इलेक्शंस प्रोसेस। कोई भी ऐसा चीज़ दिखती है तो आप यहाँ पे जाकर रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चाहते हैं भाई, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं वो अच्छे से हों। ये सारा जो भी लिखा हुआ है सबका एक ही मुद्दा, मतलब सब अगर सबका सार निकाल के देखेंगे कि भाई इतना सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम, इनका मेन मुद्दा क्या है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा कि इलेक्शंस जो कराए जा रहे हैं, या फिर आपसे पूछेगा कि सी विजिल ऐप है किसने लॉन्च किया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सी विजिल ऐप का यूज़ किस लिए करते हैं, तो जो हमारे वोटिंग हो रही है, जो भी इलेक्शंस होते हैं उनको फेयरली कंडक्ट कराने के लिए करते हैं, कोई भी रूल्स का वायलेशन ना हो वहाँ पर, उसको ढंग से देखने के लिए करते हैं। जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं ढंग से कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को भी श्योर करने के लिए करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें इसी के बारे में है, ठीक है। अगर देखना चाहे तो आप देख लीजिए। With C-Vigil, the ECI seeks to enhance accountability and build trust among citizens regarding the फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। मतलब यही बोल रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो चाहता है कि वो लोगों का भरोसा जीते कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, अभी जिस तरह के डिसीजंस आ रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, चाहे हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो, चाहे कोई भी मुद्दा आ रहा हो, उसको बहुत अच्छे से और बहुत मतलब सटीकता से या बोले सच्चाई से रिप्रेजेंट कर रही है, भले वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर हो या गवर्नमेंट के पक्ष में जाकर हो, चीज़ें वो अच्छे से तरीके से रखता है। तो जैसे लोगों का भरोसा है कि हाँ भाई कोई मुद्दा अगर सुप्रीम कोर्ट में गया है, जैसे होता है ना कि कोई भी केस होता है, पहले आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, सेशन कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर क्या होता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन सुनाता है तो लोगों को भरोसा होता है कि हाँ इन्होंने कोई डिसीजन दिया है तो 100% श्योर है, हमें इस संस्था पर भरोसा है। तो वैसे क्या है, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो भी चाहता है कि लोगों का जो सिटीजन्स हमारे हैं, जो वोटर्स हैं, उनका भरोसा हो कि कोई संस्था अगर काम कर रही है वोटिंग को फेयर कराने के लिए, जो भी चीज़ें लोगों के मन में बैठी हुई कि ईवीएम मशीन हैक हो जा रही है
या फिर जितने लोग वोट डालते नहीं हैं वो वोट भी उन पे पड़ रहा है। तो लोग कई बार ऐसे बोल रहे हैं, मतलब न्यूज़ वगैरह देखेंगे आप तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमने कमल के बटन दबाई थी या किसी और मतलब किसी और सिंबल के बटन दबाई थी, लेकिन हमने मतलब जब हमारा वोट पड़ा, जैसे मान लीजिए उन्होंने हाथ के पंजे, मतलब जो हमारा कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है उस पर उन्होंने क्लिक किया, उन्होंने बोला हमने क्लिक हाथ के पंजे पर किया था, लेकिन जो बटन जो वहाँ पर ब्लिंक हुई थी वो कमल के फूल पर ब्लिंक हो रही थी, मतलब वो वोट किसी और को डाल रहे हैं और वोट किसी और पार्टी को जा रहा है। तो ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही थी, उसको शॉर्ट किया गया है पहले तो, और बाद में ये भी चीज़ें देखने को मिल रही कि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोग, क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो पैसा मिला है, अलग अलग जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जो डोनेशंस मिले हैं, फंड मिला है, वो सबसे ज़्यादा गया है बीजेपी के पास। तो जिसके पास जितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो ज़्यादा ही प्रयास कर सकता है, क्योंकि उसके पास मौके ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, इतना सफिशियंट होगा इसके लिए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल होने वाला है एक ऐसी प्रजाति है पक्षी की जो लगभग विलुप्त होने के कगार पर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में कंटिन्यूअसली न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं, हर 2-4 महीने में या 1-2 हफ्ते में आपको इसके बारे में देखने को मिल जाएगा, जो इनको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। लिखा है विथ लेस देन 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स रिमेनिंग इन द वाइल्ड। लगभग अगर जंगलों में बात की जाए जहाँ पे भी ये रहते हैं वहाँ पे बस कितने बचे, 150 बचे हैं। व्हाट्स ड्राइविंग दियर, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी जनसंख्या को कंटिन्यूअसली घटा रही हैं। जैसे हमारे यहाँ तो ठीक है, हमारे यहाँ क्या है कि रूल्स बना दिए गए हैं, लोग इनका शिकार नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप जाकर देखेंगे पाकिस्तान में तो ये मतलब इनकी जनसंख्या बिल्कुल ऐसी है कि ऐसे ही 2-4-5 महीने या 1 साल ऐसे चला, 2 साल ऐसे चला तो लगभग इनकी प्रजाति जो समाप्त हो जाएगी। तो पाकिस्तान में अभी भी इन पक्षियों को शिकार किया जाता है, जिस चीज़ के लिए भी करते हो, मेडिसिनल हर्ब्स के लिए करते हो कि मेडिसिनल बेनिफिट्स इससे हैं उसके लिए करते हो, या फिर खाने पीने के लिए, जिस चीज़ के लिए भी करते हो, लेकिन वहाँ पे अभी भी शिकार किया जाता है, जबकि इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज बताया गया है और लगभग क्या है ये अपने वजूद को खोने वाला है, फिर भी इसका शिकार वगैरह किया जा रहा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से ये चीज़ें जारी की हैं कि इसके बारे में देखना चाहिए आपको कि भाई इनकी जनसंख्या कंटिन्यूसली कम क्यों हो रही है। तो देखिए लिखा क्या है, The center has told the Supreme Court that it is not possible to comply with the court's order to put power lines underground, even as they crisscross the Godawans habitat. ये जो हैबिटेट है जहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। What exactly is the nature of the threat and what has the center argued? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप ग्राउंड लेवल पर जाकर देखिए कि इनका जो हैबिटेट है वहाँ पे ऐसी कौन सी समस्याएं आ रही हैं जिसकी वजह से इनकी कंटिन्यूअसली डेथ हो रही है, इनकी जनसंख्या घट रही है। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है, जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ये तार, जो तार वगैरह ऐसे लगे हुए हैं, ज़्यादातर इनमें फंस करके ये पक्षी मर जाता है, तो इसकी वजह से इसकी जनसंख्या कम हो रही है। दूसरा क्या है, हमारे यहाँ तो नहीं बट क्या है पाकिस्तान में इनका शिकार वगैरह बहुत किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या कम हो रही है। तो कंटिन्यूअसली इनकी जो जनसंख्या है कम होती जा रही है। बात करें अगर फैक्ट्स की कि कहाँ कहाँ पर आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी इंडिया में, मतलब कौन कौन से हमारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर इनकी जनसंख्या ठीक है, कम है, कैसी है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कई बार पूछता है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो कौन कौन से इलाके में मिलता है। या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो कौन से इलाके में नहीं मिलेगा या कौन से स्टेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कौन से स्टेट में नहीं मिलेगा देखने को, इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई मिल कहाँ कहाँ रहा है। ठीक है, तो क्या है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, राजस्थान में है 128, गुजरात में आपको मिलेंगे 10 देखने को, महाराष्ट्र में है 8 और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में आपको 10 मिलेंगे देखने को। ये टोटल ऐसे ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ ज़्यादा मिलते हैं वो है राजस्थान, आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मैंने बताया आपको पाकिस्तान जो है यहीं से आपको बॉर्डर मिलेगा राजस्थान के आगे जा कर के, तो मतलब हमको लग रहा है कि हाँ दूर दूर हैं, लेकिन पक्षी वगैरह को उड़ने के लिए यहाँ से वहाँ, भाई उसको तो नहीं पता है ना कि यहाँ इंडिया है यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ हम थोड़ा सेफ है, यहाँ जाएंगे शिकार हो जाएगा हमारा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है उनका बहुत ज़्यादा शिकार वगैरह किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जनसंख्या कंटिन्यूसली घटती जा रही। ठीक है, इसके बारे में फैक्ट्स वगैरह देखें अगर, क्या लिखा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इंडियन बस्टर्ड इज़ अ बस्टर्ड फाउंड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बस्टर्ड आर लार्ज टेरेस्ट्रियल बर्ड्स, बहुत बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं, बहुत छोटा साइज नहीं होता है। ड्राई ग्रास लैंड वगैरह में मिल जाएंगे आपको देखने को। अ लार्ज बर्ड विद अ हॉरिजॉन्टल बॉडी एंड लॉन्ग बेयर लेग्स गिविंग इट एन ऑस्ट्रिच लाइक अपीयरेंस, लगभग जैसे आपको ऑस्ट्रिच दिखता है ना, जैसे देखिए आपने फोटो देखा ना यहाँ पे पीछे अभी ये देखा फोटो, या फिर ये देखिए जैसे शुतुरमुर्ग दिखता है ना, कुछ वैसे ही टाइप का ही दिखता है, क्योंकि बॉडी बड़ी होती है उसकी, टांगें लंबी होती हैं। ठीक है,
बर्ड इज़ अमंग द हैवीएस्ट ऑफ द फ्लाइंग बर्ड्स। तो क्या है, जो उड़ने वाले बर्ड्स होते हैं, ज़्यादातर जो उड़ने वाले बर्ड्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है, बहुत हल्के होते हैं क्योंकि उनको हवा में उड़ना होता है, लेकिन ये सबसे हैवीएस्ट बर्ड है जो उड़ता है, ठीक है। इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ द राजस्थान, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, थोड़ा यूनिक है, इसलिए क्या है वहाँ का एक तरीके से क्या है स्टेट बर्ड भी है ये। फिर क्या है, इट इज़ कंसीडर्ड इंडियाज़ मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड, इंडिया का सबसे मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है ये, जैसे मतलब ऐसी इसकी स्थिति आ गई है कि कभी भी ये समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। इट इज़ कंसीडर्ड द फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज, इसको ग्रासलैंड के फ्लैगशिप स्पीसीज बोलते हैं, मतलब कहीं पर अगर ये है और वहाँ पे अच्छी खासी जनसंख्या में है तो इसका मतलब माना जाता है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है यहाँ या वहाँ का जो बायोस्फीयर है वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे बर्ड्स वगैरह हैं अच्छे सर्वाइव कर सकती हैं। अगर इनकी जनसंख्या कंटिन्यूसली कम हो रही, इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि भाई वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या कम हो रही है, तो बाकी छोटे जानवरों की भी या छोटे पशु पक्षियों की भी जनसंख्या कम हो रही होगी, ऐसा माना जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे कोई नदी वगैरह है या तालाब या झील ऐसा है जहाँ पे आपको मछलियाँ वगैरह मिलेंगी, मगरमच्छ वगैरह देखने को मिलेंगे, तो बोला जाता है कि अगर खारे मतलब जो साफ़ पानी होता है, शुद्ध जल होता है जैसे नदी वगैरह का, वहाँ पे अगर मगरमच्छ हो गया या फिर और घड़ियाल वगैरह हैं वहाँ पे अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं, डॉल्फिन वगैरह हैं नदियों में जो भी पाई जाती हैं, अगर वो है वहाँ पर, इसका मतलब होता है कि वहाँ का पानी जो है अच्छा है और जलीय जीवों के लिए अच्छा है, वहाँ पे जो सर्वाइवल कंडीशंस हैं वहाँ के जीवों की वो अच्छी है। तो ऐसा ही माना जाता है कि अगर कहीं पर ये पक्षी है और वहाँ पे जनसंख्या ठीक ठाक है इनकी, इसका मतलब है कि वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो ठीक चल रही हैं, ठीक है। इट्स पॉपुलेशन इज़ कन्फाइंड मोस्टली टू राजस्थान, बताया मैंने आपको ऑलरेडी कि ज़्यादातर आपको राजस्थान मिलेगा, फिर महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, ये सारी जगह 4 जगह हैं जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको रखा गया है थ्रेट, मतलब इसको ऑलरेडी थ्रेट की कैटेगरी में डाला गया कि भाई बहुत ज़्यादा ही ये कम हो रहा है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें ऐसी जिनकी वजह से जनसंख्या कम हो रही है हमें उनमें सुधार करना चाहिए। तो रीजंस क्या क्या है, पावर ट्रांसमिशन लाइन जो होती हैं, जो तार लगी होती हैं बड़ी बड़ी, उनकी वजह से इनकी जनसंख्या कम हो रही है। हंटिंग हो रहा है, मैंने बताया आपको, स्टिल कहाँ पे हो रहा है, पाकिस्तान में कंटिन्यूसली हो रहा है। हैबिटेट लॉस हो रहा है, ग्रासलैंड्स वगैरह हैं वो कम हो रहे हैं। अल्टरनेशन एज अ रिजल्ट ऑफ वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, क्या करिए, जैसे मान लीजिए जंगल है यहाँ पे, ठीक है, जंगल है, ये रास्ता है, यहाँ पे खेती हो रही है, कि टोटल एरिया जंगल है, यहाँ पे रह रहे थे, ठीक है, फिर क्या हुआ, ये खेत जो है यहाँ शिफ्ट हो गए, तो जंगल का एरिया इतना कम हो गया ना, तो इनका हैबिटेट जो है या ग्रासलैंड जो है जहाँ पे ये रहते थे वो जगह कम हो रही है, इसकी वजह से भी इनकी जनसंख्या कम हो रही है। बात करें अगर प्रोटेक्शन स्टेटस की, कि इनको प्रोटेक्शन दिया गया है कौन कौन सी श्रेणी में या कौन कौन सी संस्था ने कैसे रखा हुआ है इनको, तो यहाँ पे देखिए IUCN ने इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला है। आपसे पूछता है अगर कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं वन लाइनर फॉर्म में कि जो हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसको IUCN की कौन सी लिस्ट में डाला गया है, तो किस में डाला गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में डाला गया है इसको। साइट्स की अपेंडिक्स फर्स्ट में, अपेंडिक्स फर्स्ट का मतलब होता है जो भी चीज़, जो भी पशु पक्षी, जो भी चीज़ वहाँ पे अपेंडिक्स फर्स्ट में, इसका मतलब यही होता है कि वो खतरे की घंटी मतलब बच चुकी है, उसके लिए वो कभी भी विलुप्त हो सकता है, ठीक है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ की अगर बात करें तो कौन सा है, अपेंडिक्स फर्स्ट में डाला गया है। जो हमारा खुद का है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसको शेड्यूल 1 में डाला गया है, सब जगह शेड्यूल 1 में डाला गया है, इन क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में डाला गया है। मतलब क्या है, सारे जो भी चीज़ें बता रही हैं ये बता रही हैं कि ये जो पक्षी हमारा है जिसकी जनसंख्या क्या है बहुत तेज़ी से गिर रही है, घट रही है, ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगा अगर इसके संरक्षण के लिए हमने कुछ काम नहीं किया या हमने कोई प्रयास नहीं किए, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पे बता रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा होने वाला है HIV और एड्स के बारे में। आपको लगेगा मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, ये सारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं मैं वो आपको बताती हूँ, ठीक है। आप ये चाहे तो न्यूज़पेपर आपके घर पे आता ही होगा, आप न्यूज़पेपर अगर आपके यहाँ पर है, अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो आप इसको 5 मिनट में रीड कर सकते हो, ठीक है। रीड करने का फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि उसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। अगर यहाँ पे HIV लिखा हुआ तो क्वेश्चन आपसे HIV के बैकग्राउंड से अगर लेकर पूछेगा या हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन सी इनिशिएटिव्स लिए हैं HIV को कम करने के लिए, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा ऑलरेडी पढ़ा है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे भाई HIV क्या है, एड्स क्या है, कैसे फैलता है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है इसको कम करने के लिए क्या क्या काम कर रही है, ठीक है, ये सारा करेंगे।
पहले तो लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता होता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, HIV का फुल फॉर्म क्या है। ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता होता, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, बस वो शॉर्ट फॉर्म सुनते रहते हैं, उनको नहीं पता होता कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है, एक तरीके से क्या एक ऐसी बीमारी है, मतलब जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जो मतलब क्या है फिजिकल कांटेक्ट करने से किसी के साथ तभी फैलता है। लेकिन इसके और भी रीजन्स हैं, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे बाद में। बात करें क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है ये इसका फुल फॉर्म। और HIV की बात करें, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, ठीक है। ये वायरस है, इसकी वजह से ये बीमारी होती है। ये दोनों चीज़ें अलग हैं। जैसे आपका कोरोना वायरस था ना, कोरोना वायरस था, उसकी वजह से बीमारी जो हो रही थी, कोरोना वायरस की बीमारी दूसरी हो रही थी, ठीक है। ऐसे ही हो रहा है इसमें भी कि भाई वायरस ये है और बीमारी का नाम ये है, ठीक है। अगर किसी की बॉडी में HIV वायरस मिलेगा तो उसको कौन सी बीमारी होगी, एड्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं आज। जो हमारा HIV है या एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको एड्स बोलते हैं, जागरूकता बढ़ाने और इससे पीड़ित लोगों का समर्थन करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स डे भी मनाते हैं। वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, हर साल कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं। ये आई थिंक सबको पता होगा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं इसके बारे में। अगर आपसे पूछता है कि पहली बार कब मनाया, तब 1988 में हमने पहली बार मनाया था इसको। विश्व स्वास्थ्य संगठन जब हमारा है, WHO ने इस दिन को मान्यता दी थी, इस दिन को स्टार्ट किया था इन्होंने यहाँ से। फिर क्या है, 2023 का विषय पूछे आपसे, 2024 को तो आया नहीं दिसंबर अभी, तो हमको किसका पढ़ना पड़ेगा, 2023 का पढ़ना पड़ेगा। थीम पूछ रहा है कि थीम क्या रही है इस बार की, समुदायों को नेतृत्व करने दें, लेट कम्युनिटीज़ लीड। क्या बोला है कि समुदायों को नेतृत्व करने दें। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये ऐसी बीमारी है, अगर कई लोगों को होती भी है और दूसरे लोगों को वो बताते नहीं है कि उनको लगता है कि भाई सामने वाला जज करेगा या सामने जो कम्युनिटी के आसपास के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की मान्यता यही है कि किसी को एड्स हुआ है तो उसका मतलब है कि ज़्यादा मतलब उसके शारीरिक संबंध बने थे व्यक्तियों के साथ, इसकी वजह से उसको वायरस हो मतलब ये बीमारी हो गई है। लेकिन ऐसा रीज़न जरूरी नहीं कि यही रीज़न हो। कई बार होता है कि किसी मतलब HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति का आपने कोई सामान यूज़ किया है, मान लीजिए रेज़र यूज़ किया है उसका, या उसको सिरिंज या उसको कोई सुई लगाई गई थी वो यूज़ की गई है, या आपने गलती से किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड उसका आपके बॉडी में डाल दिया गया है, ब्लड ग्रुप सेम होने की वजह से ब्लड डोनेशन किया किसी व्यक्ति ने और वहाँ पे थोड़ी लापरवाही हो गई, मान लीजिए नहीं चेक कर पाए लोग, तो ऐसी चीज़ देखने को मिलती है, इसकी वजह से बीमारी फैलती है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पे क्या होता है, जिस शादियाँ होती हैं लोगों की ना, मतलब एक तरीके से थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है लोगों को। जब लोगों की शादियाँ होती हैं तो लोग 36 गुण मिलवाते हैं, कुंडलियाँ भी मिलवाते हैं, ये चीज़ मैच हो रही नहीं मैच हो रही, ग्रह भी मिलवाते हैं, सब कुछ मिलवाते हैं। लेकिन वो नहीं देखते कि जो 2 व्यक्ति जिनकी शादी हो रही है, इनमें से किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी तो नहीं जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति जिसे शादी की जा रही है वो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो सकता है, या आने वाली जो उनके बच्चे वगैरह हैं वो भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। क्योंकि HIV ऐसा है, अगर आपको है और आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जिसको नहीं है तो उसको भी हो जाएगा, और आने वाले आपके जो बच्चे हैं उनमें भी ट्रांसमिट हो सकता है डायरेक्ट। मतलब ज़्यादातर तो यही जो भी रिसर्च वगैरह आई हैं ज़्यादातर यही बताती हैं कि अगर माता पिता में किसी को है या माता पिता दोनों को है तो बच्चे को होने की संभावनाएं बहुत सारी रहती हैं, ठीक है। रोग है क्या, संक्रमण है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। तो अगर आपको ये पता हो कि भाई HIV से व्यक्ति नहीं मरता है, मतलब किसी को अगर HIV हो जाए या एड्स हो जाए तो एड्स से व्यक्ति नहीं मरता है, मरता है किससे, आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी में काम करता है, WBC जो हमारी है, वाइट ब्लड सेल्स जो काम करती हैं कि कोई बीमारी हमारे शरीर में आ रही है उससे लड़ती हैं और हमें स्वस्थ रखती हैं। तो WBC की जनसंख्या बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको कोई बीमारी पकड़ती है, अगर आप उसका इलाज ढंग से नहीं करा पाते हैं, मतलब आपको खांसी जुकाम भी हो जाए, बुखार आ जाए, या नॉर्मल कोई भी ऐसी बीमारी हो जाए जो नॉर्मली व्यक्तियों को होती है तो 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। लेकिन किसी एड्स से ग्रसित व्यक्ति को ऐसी बीमारी पकड़ती है तो उसको जो रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है, या कई बार उसकी मृत्यु इन्हीं रीजन्स की वजह से हो जाती है, ठीक है। HIV संक्रमण का अंतिम चरण है जो तब होता है जब वायरस के कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाए। मतलब मृत्यु तभी होती है जब क्या बिल्कुल ही प्रतिरक्षा प्रणाली जो है हमारी बिल्कुल डाउन हो जाए, किसी चीज़ से लड़ने में सक्षम ही ना रहे, ठीक है। फिर क्या HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में CD4 एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका जो है T सेल पर हमला करता है, जो हमारी T सेल्स होती हैं जिसको नाम क्या है CD4 है, जिस पर हमला करता है और उनकी जनसंख्या कम कर देता है, ठीक है। फिर क्या लिखा, T सेल्स वे कोशिकाएं हैं जो पूरे शरीर में पाई जाती हैं और कोशिकाओं में विसंगतियों व संक्रमण का पता लगाती हैं, ठीक है। अगर बात करें कि लगभग कितनी, अगर मैंने यहाँ पर डाला है तो
देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसमें CD4 या टी सेल्स की जनसंख्या जितनी होती है लगभग 500 से 1600 होती है, ठीक है। लेकिन किसी व्यक्ति को जब HIV हो जाता है तो उसमें 200 पहुँच जाती है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कोई सेना है, दुश्मन से लड़ने के लिए उसके पास 1000 या 2000 सैनिक हैं, ठीक है। तो वो अच्छी कंडीशन में है क्योंकि सामने वाले के पास 500 हैं, 600 हैं, 1000 हैं, फिर भी क्या है ठीक ठाक है कि मतलब हाँ जीतने की संभावनाएं हैं। लेकिन क्या किया जाए, सामने 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, यहाँ पर सिर्फ 200 लोग हैं जो लड़ रहे हैं सामने वाली मतलब सेना से, तो क्या हो, डेफिनेटली है डिफीट होंगे ही होंगे। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई इतनी जनसंख्या कम हो जाती है इनकी, जिसकी वजह से क्या है आपका शरीर किसी भी बीमारी से लड़ने लायक रहता नहीं है, ठीक है। और भी क्या चीज़ें लिखी हुई इसमें, कैसी स्लाइड हैं। बात करें कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से प्रयास किए हैं रोकथाम के लिए। पहले हम नॉर्मल देखेंगे कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, फिर देखेंगे हमारे गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए इसको कम करने के लिए, ठीक है। तो क्या है, HIV और एड्स के लिए 2017 में एक अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकारें HIV अथवा एड्स के संक्रमण को रोकने के लिए उपाय करेंगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है हमारी, वो उपाय करेंगी, ठीक है। भारत ने विश्व में HIV से पीड़ित 90% से अधिक लोगों के लिए ये थेरेपी है, ART जिसको बोलते हैं, सस्ता व सुलभ बनाया है। मतलब एक थेरेपी है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मतलब इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसकी कोई ऐसी परमानेंट मेडिसिन नहीं जिसको खा करके आप ठीक हो सकते हो। आपको क्या करना है, आपको जो बीमारी हो रही है, आपको जुकाम आ रहा है उसको दवा लीजिए, बुखार आ रहा है उसको दवा लीजिए, या फिर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए चीज़ें अच्छी खाइए, अच्छे से रहिए, तो चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती हैं। तो क्या है एक तरीके से, और 90% लोग यहाँ पे हमारे हैं जिनको यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। समझौता ज्ञापन हुआ है, किसके साथ किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने HIV एड्स संबंधी जागरूकता बढ़ाने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ित, नशीली दवाओं का दुरुपयोग का मतलब क्या है, जब भी आप देखेंगे जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो इंजेक्शंस के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, तो होता क्या है उनमें बिल्कुल ऐसा साइकिल चलती है कि एक ही इंजेक्शंस का यूज़ करके 10 लोग या 15 लोग या 5 लोग, जो भी लोग भी हैं, वो अपने ड्रग्स बॉडी में इंसर्ट करते हैं। तो होता है कि अगर मान लीजिए 5 व्यक्तियों में से किसी एक को भी एड्स है तो क्या होगा, उन सारे 5 व्यक्तियों को हो जाएगा। तो मतलब उन्होंने क्या किया, इसलिए कोशिश की है कि भाई जो दवाइयाँ हैं, नशीले पदार्थ हैं जो लोग यूज़ करते हैं सिरिंज के थ्रू, उनको कम किया जाए, उन पर कंट्रोल लगाया जाए, ठीक है। फिर क्या किया है, जो बच्चे हैं, लोगों के खिलाफ सामाजिक दुर्व्यवहार, सबसे समस्या बड़ी यही आती है कि भाई अगर किसी को एड्स हो जाता है तो छूने से नहीं फैलता है। लोगों का एक मान्यता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई छूने से एड्स फैल जाता है। छूने से नहीं एड्स फैलता है किसी के, लेकिन किसी के फैमिली में जब भी ऐसा होता है, किसी को एड्स हो जाता है और फैमिली मेम्बर्स को पता चल जाए, तो उसको बिल्कुल साइड कर देते हैं, घर से बाहर बिल्कुल अलग रखते हैं। और कई बार समाज में भी बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है उनके साथ, उन पर कमेंट्स किए जाते हैं, या फिर उनको ऐसे मतलब ऐसे ट्रीट किया जाता है जिसकी वजह से होता ये है कि व्यक्ति भले ही HIV से ना मरे, लेकिन समाज के तानों से या फिर जो भी चीज़ें जो जैसा भी मतलब जैसा व्यवहार लोग उसके साथ करते हैं, कई बार लोग उससे फ्रस्ट्रेट होकर के भी अपनी जान ले लेते हैं। तो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे HIV केसेस में तो लोग बहुत कम होते हैं जो नॉर्मली जिनकी नॉर्मल डेथ होती है। लोग ज़्यादा सुसाइड कर लेते हैं या कुछ ऐसे कर लेते हैं जिसकी वजह से अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। तो समस्या ये भी है, ठीक है। अगर बात करें हम ये कि हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट चलाए हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, कम कर पाएँ। तो एक हमारा है प्रोजेक्ट सनराइज़। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि प्रोजेक्ट सनराइज जो है किससे रिलेटेड है, तो एड्स से HIV को कम करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए स्टार्ट किया गया था। किसने स्टार्ट किया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था 2016 में। उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ते HIV के प्रसार से निपटने हेतु विशेष रूप से ड्रग्स इंजेक्शंस का प्रयोग करने वाले लोगों में इसके प्रयोग को रोकने हेतु, ठीक है, लिखा हुआ है, इसको स्टार्ट किया गया था। फिर क्या हुआ है, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्स जो है एक तरीके से, इसमें क्या किया गया है, HIV से संक्रमित होने के उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को निरंतर रूप से PrEP दवाएं देने से संक्रमण की संभावना काफ़ी कम हो सकती है। जिनको क्या बोला गया, जिनको भाई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको संक्रमण है, संक्रमण जोखिम बहुत ज़्यादा उच्च जोखिम वाले व्यक्ति हैं जिनको संक्रमण हो सकता है, उनको स्पेशल तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या देने की बात कही गई है, जिससे क्या किया जा सके, उनको थोड़ा बचाया जा सके, ठीक है। ये सारा हमारा हो गया इसके बारे में। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा ही दिया है। प्रसार कैसे कैसे होता है आपको बता ही दिया मैंने आपको ऑलरेडी। बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हो सकता है, ज़्यादातर सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है, इंजेक्शंस वगैरह हो गए, ब्लेड वगैरह यूज़ कर ली, रेजर वगैरह यूज़ कर ली, उसके वजह से हो जाता है। लक्षण क्या है, एक बार HIV एड्स में बदल जाता है तो
शुरुआती लक्षण देखा सकते हैं, अत्यधिक थकान होती है, बुखार आता है, मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होने लगता है और आपको बीमारियां जो है जल्दी जल्दी पकड़ती हैं और घाव वगैरह अगर आसपास गर्दन के आसपास घाव हो जाते हैं, निमोनिया आदि होता है, मतलब कि आपको आपका सिर जो है बीमारियों का घर बनने लगता है अगर आपको क्या होगा, HIV एड्स हो जाता है। व्यापकता क्या, मतलब कि बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना फैला हुआ है, क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, तो 39 मिलियन व्यक्ति जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में वो एड्स से ग्रसित हैं। अगर बात करें कि भारत में कितना आंकड़ा है, तो लगभग 24 लाख, मतलब 2.4 मिलियन लोग यहाँ पे इंडिया में भी इस चीज़ से अफेक्टेड हैं। टोटल 39 मिलियन में सोचिए 39, अगर मान लीजिए 40 मिलियन राउंड फिगर मान लीजिए, 49 मिलियन ऑल ओवर वर्ल्ड में है और 2.5 मान लें राउंड फिगर में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जनसंख्या जो है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 2022 में वैश्विक स्तर पर 1.3 मिलियन और भारत में 63,000 नए HIV के केस आए हैं। ये बात हो रही 2022 की कि भाई 2022 में अगर डाटा की बात किया कितने केस आए हैं, तो 1.3 मिलियन ऑल ओवर वर्ल्ड में आए हैं और 63,000 सिर्फ और सिर्फ इंडिया में आए हैं। इतने सारे यहाँ पे 50% से ज़्यादा हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। फिर क्या 2022 में वैश्विक स्तर पर इन स्थितियों के कारण 65,000 लोगों की मृत्यु भी हुई है। 2022 में इतने लोगों की मृत्यु भी हुई है। एड्स के कारण लगभग 22,000 लोगों की मृत्यु हुई है भारत में, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में 65 हो रहे हैं और उसका 42,000 कहाँ पे मर रहा है, इंडिया में मर रहा है। बहुत सारी इसमें यही सुझाव दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स वगैरह हो जाता है तो उसको अपना खास ख्याल रखना पड़ता है, डाइट थोड़ी अच्छी रखनी पड़ती है और कोशिश करनी होती है कि किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में ना आए जिसको ऑलरेडी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो संक्रमण से फैलती हैं, छींकने, खांसने, बात करने, छूने से फैलती हैं, उनसे दूर रहे, क्योंकि सामने वाला रिकवर हो जाएगा क्योंकि वो नॉर्मल व्यक्ति है। लेकिन अगर आप एड्स से पीड़ित हैं, आप एड्स पॉजिटिव हैं, तो आप उससे रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये तरीका होता है। और जो व्यक्ति संक्रमित नहीं है तो उनको थोड़ा बोला जाता है भाई अगर कभी आप ब्लड डोनेट कर रहे हो या ब्लड कभी किसी से ले रहे हो तो आप पहले चेक कराइए कि सामने वाले को ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। साथ में ये होता है कि आप कभी भी किसी का रेज़र वगैरह हो गया, यूज्ड रेज़र वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए, इंजेक्शंस वगैरह यूज़ नहीं करने चाहिए जिससे आपको बीमारी फैले, ठीक है। बाकी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है तो इस तरीके की चीज़ें सॉल्व कैसे होंगी, ये तो आपको सामने वाले से पूछना पड़ता है कि भाई आप एक्टिव हैं कि नहीं एक्टिव हैं, वो अलग तरीके से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा होने वाला है लोकतंत्र बचाओ। ये चर्चा में बहुत बना हुआ है कि लोकतंत्र कैसे बचा सकते हैं, लोकतंत्र को मतलब तो हमें देखना है कि लोकतंत्र आखिर है क्या, किसको बचाने की बात कही जा रही है यहाँ पे। मतलब लोकतंत्र आप चर्चा में सुन ही रहे होंगे कि भाई जिस तरीके से काम हो रहा है कि किसी इतने बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है इलेक्शंस के टाइम पर, गवर्नमेंट उनके वहाँ से चल रही है, ईडी के छापे यहाँ पड़ रहे हैं, वहाँ पड़ रहे हैं, मतलब बिल्कुल अलग तरीके से चल रहा है इस टाइम देश। तो उसके बारे में बात की जा रही है कि भाई ऐसा हुआ है कि बहुत सारी पार्टियाँ एक जगह आई हैं, उन्होंने रामलीला मैदान दिल्ली में है, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि जो चीज़ें जैसी चल रही हैं वो लोकतांत्रिक नहीं है, तानाशाही लग रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, ज़्यादातर जो भी सीट्स वगैरह उसके पास हैं, तो वो अपने हिसाब से चीज़ें चला रही है, वो किसी की बात नहीं माने, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे हमारा मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, बात किसी के ढंग से मान ही नहीं रही है वो। तो इस वजह से लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र में काम ऐसे नहीं होता जिस तरीके से काम किया जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि भाई लोकतंत्र है क्या। देखिए लिखा है, ओपनिंग्स अलार्म ऑन फ्री एंड फेयर पोल्स आज इलेक्शन कमीशन टू स्टेप इन एक्ट। मुद्दा यही हो रहा है कि सब लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से कि भाई लोकतंत्र बचाने का तरीका एक ही है कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं लोकसभा के, आप उनको बहुत फेयरली कंडक्ट कराइए। ऐसा कोई भी मौका नहीं दीजिए किसी पार्टी को कि जहां पर उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके वो इलेक्शन जीत जाए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी हो, क्योंकि लोकतांत्रिक चीज़ें जो जैसे चलनी चाहिए वैसे हमारे यहाँ पर चल नहीं रही हैं। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि भाई मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जो भी मतलब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आज तक कभी भी मीडिया से डायरेक्टली बात नहीं की है, जबकि लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री होने के नाते आपको एटलीस्ट एक बार तो बात करनी ही चाहिए। तो चीज़ें सब अलग चल रही हैं कि वो किसी की बात ही नहीं मानते, अपने तरीके से चल रहे हैं, जबकि लोकतांत्रिक राज्य में या लोकतांत्रिक कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि जो करता धरता होता, जो भी वहाँ का मतलब प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है, उसको अपनी जनता के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए या फिर उनके हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए। और जो संविधान हमारा बोल रहा है उसके हिसाब से भी चीज़ें चलनी चाहिए, लेकिन चल नहीं रही हैं यहाँ पर, ठीक है।
अगर बात करें लोकतंत्र है क्या, मान लीजिए लोकतंत्र चर्चा में इतना है, यूपीएससी में पूछ दिया आपसे लोकतंत्र क्या है, कुछ लोग तो फैक्ट्स पढ़ते रह जाएंगे कि लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र आर्टिकल ये, लोकतंत्र आर्टिकल वो, देश में अलग अलग तरीके से, लेकिन उनको यही नहीं पता कि लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द से हुई है, डेमोस जिसका अर्थ होता है लोग, मतलब लोग, ठीक है, और क्रेटोस नियम मतलब क्या है, जिसका मूल अर्थ है लोगों का शासन। मतलब डेमोक्रेसी का मुख्य जो अर्थ निकलता है यही निकलता है कि लोगों का शासन जहाँ पे चलता है, जो भी हमारी जो पार्टी चुनकर आती है, लोग ही चुनते हैं, तो क्या है, लोगों के द्वारा जो चुनकर आता है वहाँ पे लोगों का शासन होना चाहिए, लोगों के अकॉर्डिंग चीज़ें चलनी चाहिए, इसको लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है। लोकतंत्र जो है सरकार की एक प्रणाली है, अलग अलग प्रणालियाँ होती हैं, कहीं पर लोकतंत्र होता है, कहीं तानाशाही शासन चलता है, कहीं पर माओवादी चलता है, कहीं पर सैनिक राज चलता है, तो अलग अलग टाइप के शासन होते हैं, प्रणालियाँ अलग अलग होती हैं। जहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, जहाँ नागरिक सीधे सत्ता का प्रयोग करते हैं या एक शासी निकाय बनाने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे 140 करोड़ आबादी है, तो 140 करोड़ आबादी टोटल जाकर के शासन संभाल सकती है, तो क्या करते क्या हैं हम लोग कि हम किसी एक व्यक्ति पर या किसी एक पार्टी पर भरोसा दिखाते हैं कि भाई हमें आप पर भरोसा है और आप देश चलाइए, हमारे बिहाफ पे आप देश चलाइए। लेकिन होता ये है कि भाई पार्टी बनती है, लोग जीतते हैं और जिनके लिए वहाँ पर गए होते हैं उनको भूल जाते हैं। तो यही है कि जो भी लोग वहाँ पे चुनकर जा रहे हैं, लोग जिनको चुनकर भेज रहे हैं अपना शासन चलाने के लिए, उस तरीके से लोकतंत्र काम करता है, ठीक है। लोकतंत्र ऐसी प्रणाली है सामने आता है जहाँ सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती है, ना कि नागरिक सरकार के प्रति। मतलब क्या बोला है, नागरिक जो है सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। नागरिक क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, बस वो इलीगल नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। बाकी अब क्या कर रहे हो सरकार आपसे नहीं पूछ सकती है, लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें पूछने का हक किसका है, नागरिक का है। लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात यही है कि नागरिक जो भी नागरिक है, हमारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसी के तहत बनाया गया कि भाई जिसने आपको सत्ता में भेजा है वो आपसे अगर कुछ पूछ रहा है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप उसको जवाब दें, ठीक है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के बारे में भी पढ़ सकते हैं हम। लोकतंत्र के सिद्धांत वगैरह क्या हैं, लोकतंत्र मूलभूत सिद्धांतों के एक समूह पर आधारित है, जो इसकी प्रामाणिकता, ये सारी चीज़ें हमारी फैक्ट नहीं है, लैंग्वेज है, इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है या फिर हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर कहीं पर भी लोकतंत्र होता है। मतलब कुछ लोग बोल सकते हैं ना कि भाई लोकतंत्र क्यों, तानाशाही ले आइए, या फिर जो भी मतलब इकोनॉमी जहाँ पे जैसे आप अगर देखेंगे यूएसए वगैरह में, वहाँ पे आपकी लोकतंत्र तो कम काम करता है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं या फिर अलग कंट्रीज़ की बात कर लें वहाँ पे अलग अलग चलता है। जैसे चाइना की बात करिए, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे माओवादी शासन है। तो वहाँ पे अगर आप कुछ मतलब जो भी गवर्नमेंट रूल्स निकालती है वो लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, और जो जवाबदेहिता जो है वो लोगों की होती है। मतलब लोगों से गवर्नमेंट पूछ सकती है कोई भी सवाल, लेकिन लोगों को जो है गवर्नमेंट से या फिर सरकार से सवाल जवाब करने की परमिशन नहीं होती है, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है लोकतंत्र में मिलता क्या है, भागीदारी करने को मिलती है। प्रत्येक नागरिक को चाहे भी किसी भी लिंग का हो, नस्ल का हो, सामाजिक स्थिति कैसी भी हो, परवाह किए बिना मतलब कि सबको इक्वल राइट दिए गए हैं कि आप वोट जाकर डाल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है, समानता का अधिकार दिया गया है भाई, सबको समान माना जाता है, किसी को भी यहाँ पे ऊंच नीच या भेदभाव से नहीं देखा जाएगा कि भाई कोई एफआईआर लिखाने गया, कोई जनरल कैटेगरी से है या कोई SC ST OB कैटेगरी से है तो जिसकी कैटेगरी ज़्यादा अच्छी है उसके साथ अलग ट्रीटमेंट हो, और कोई गरीब व्यक्ति आया हो उसको वहाँ पे अच्छे से ट्रीट ना किया जाए। तो यहाँ पे समानता का अधिकार दिया गया है। कानून के समान संरक्षण और लाभ के हकदार हैं, पारदर्शिता भी है, लोकतांत्रिक सरकार की प्रक्रियाएँ, निर्णय, कार्य पारदर्शी होने चाहिए जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। इसका एग्जाम्पल आपने देख ही लिया अभी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह थे उसमें जो पैसा इकट्ठा हुआ था, तो क्या पूछा गया था कि भाई आपने जो पैसे इकट्ठा किए हैं, SBI से पूछा गया था ना कि पैसे आपके पास जो भी फंड एकत्रित हुआ कितना हुआ है, कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। तो क्या जवाबदेहिता वहाँ पे सुनिश्चित की गई है, ये सब चीज़ें यहीं लिखी हैं, जवाबदेही है। जो भी निर्वाचित व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को आप चुनकर भेज रहे हैं, आपको उनसे अगर कल को कुछ पूछना है और उनको कितना पैसा आया है, कहाँ पे खर्च करना है, कैसे करना है, या फिर कुछ भी अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। एजेंडे पर नियंत्रण करता है, नागरिकों को अपने समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एजेंडे पर निर्णय लेने का सामूहिक अधिकार है। किसी मामले में मतलब कहीं पे एरिया पे आप चले, ठीक है, वहाँ पे कोई नेता है,
कोई भी बड़े राजनीतिक नेता हैं वो कुछ और चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं ऐसे नहीं चलेंगी, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो नॉर्मल पीपल्स हैं, वो दूसरी कोई चीज़ उसके विरोध में चाहते हैं। तो जो लोग चाहेंगे वही चीज़ें होंगी, ना कि पॉलिटिकल लीडर जो चाहेंगे वो होगा। ठीक है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों में स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और अपनी एकता की गहरी भावना होनी चाहिए, और उन्हें अपने प्रतिनिधियों के रूप में केवल ऐसे व्यक्तियों को चुनने पर जोर देना चाहिए जो अच्छे और सच्चे हों। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये लिखा हुआ है, एक तरह के थॉट है। ये थॉट किसका था ये लिखना भूल गई हूँ। तो उन्होंने यही बोला है यहाँ पर कि लोकतंत्र में जो लोकतंत्र की रक्षा का काम है वो लोगों का है। तो लोगों को ऐसे व्यक्तियों को चुनकर लाना चाहिए वहाँ पर जो उनके अधिकारों की रक्षा कर सके और शासन जो ढंग से चला सके। अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू जी ने, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है ठीक है। तो अगर बात करें कि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला इसके बारे में, लोकतंत्र के बारे में, आपको पता होना चाहिए भाई। इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ अगर इस चीज़ के बारे में कुछ बोल कर गई हैं तो आप इन लाइंस को जो मेंस के आंसर में कोट कर सकते हो, या कई बार होता है कि प्रीलिम्स में ही पूछ लेता है आपसे कि ये जो थॉट है वो किसका है। अगर लोकतंत्र इतना चर्चा में बना हुआ है तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि भाई क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से कहीं से भी आए, कुछ भी आए, हमें पता होगा और हम उसका आंसर सही करके आएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लोकतंत्र जो है, यदि इसका कोई मतलब है तो इसका मतलब समानता है, ना केवल वोट रखने की समानता बल्कि आर्थिक और सामाजिक समानता। इसमें बोला गया लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने वोट दे दिया, वोट देने के साथ साथ समानता भी मिलनी चाहिए लोगों को। आर्थिक समानता हो चाहे सामाजिक समानता हो, ये सारी जो इक्वालिटीज़ हैं लोगों को मिलनी चाहिए, वरना लोकतंत्र का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे लोकतंत्र की विशेषताएँ क्या हैं? संघीय संरचना है। संघीय मतलब क्या है? जो स्टेट है और सेंटर है वो मिलकर काम करता है। संघीय संरचना का मतलब एक ये भी है कि अगर कभी कोई स्टेट चाहे कि भाई नहीं, हम तो अब इंडिया में नहीं रहना चाहते हैं, मान लीजिए बिहार बोली कि हमको कल को हम अपना अलग देश बनाएंगे, अब हम इंडिया नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बिहार, हमारा बिहार एक देश है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे संघीय संरचना चल रही है। यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें केंद्र से जुड़ी हुई हैं, केंद्र सत्तात्मक संरचना है। यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं स्टेट्स को, लेकिन इतने अधिकार नहीं दिए गए कि आप अलग होकर के अपने राज्य को एक देश घोषित कर दें। जैसे हमारे यहाँ जो अगर बात करें संघीय संरचना के एग्जाम्पल्स की बात करें, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे हमारे यहाँ पर एक ही सुप्रीम कोर्ट है, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट्स नहीं है। हाई कोर्ट्स अलग अलग हैं सारे स्टेट्स के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ही है। मतलब क्या है, ये एक डिनोट करता है कि भाई आप अलग अलग हैं, लेकिन कभी कोई मुद्दा आएगा तो एक जो सेंटर पॉइंट है वो सुप्रीम कोर्ट है, वो आपका सारे काम करता है। एक तरीके से ये हो गया आपका कि हाँ संघीय संरचना है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है नागरिकता का, कि हमारे यहाँ पे अलग अलग नागरिकता नहीं है। जैसे आप यूएसए वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, अमेरिका की एक अलग, मतलब यूएसए की जो अलग नागरिकता होती है, उसके अलग अलग जो छोटे छोटे स्टेट्स वगैरह हैं वहाँ पे उनके अलग दोहरी नागरिकता चलती है। तो लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता है। आपको सिटीजन अगर काउंट किया जाएगा तो भारत का नागरिक घोषित किया जाता है, या ना कि उत्तर प्रदेश का नागरिक है या फिर उत्तर बिहार का नागरिक है, आपको भारत का नागरिक ही माना जाता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे हो जाते हैं कि हमारे यहाँ पर संघीय संरचना का पालन किया जा रहा है, जहाँ पे केंद्र सरकार जो है सत्ता में होती है, सेंटर में होती है। और कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है कि जैसे कोई आपातकाल लग गया या कोई राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, इकोनॉमिक मतलब कोई भी समस्या ऐसी आ गई जहाँ पे स्टेट जो है संभाल नहीं पा रहा कमान, तो वहाँ पे सेंटर देखता है या राष्ट्रपति शासन लग जाता है। जिसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि अगर कुछ भी ऐसी कंडीशन आती है तो हमारा सेंटर ही सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार होगा, जो संघीय संरचना का एक उदाहरण माना जा सकता है। सरकार का संसदीय स्वरूप है, राष्ट्रपति है राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या है, राज्य का प्रमुख है, मतलब पूरे ऑल ओवर हमारे कंट्री का है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो हमारा है सरकार का प्रमुख है। ठीक है, जो सरकार चल रही है, जो मंत्री वगैरह हैं, उन सब का प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री है। लेकिन जो भी गवर्नमेंटल काम्स होते हैं, सरकारी कामकाज जो भी होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, इंटरनेशनल लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो, सारे राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, एक ही मताधिकार दिया गया है। आपको एक ही बार क्या होता है, अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके यहाँ जब यूपी के इलेक्शंस होंगे तो अलग वोटर आईडी कार्ड बनेगा, जब सेंटर के इलेक्शंस होंगे अलग वोटर आईडी कार्ड बनेगा। एक ही है, सबको अधिकार दिया गया है इस चीज़ का। मौलिक अधिकार सबको दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप के चल रहे हैं, सबको एक तरीके से माना जाता है। ठीक है, अगर बात करें लोकतंत्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं
अगर मोटा मोटा देखें तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्टली हम चुनकर लोगों को लेकर आते हैं और वो शासन चलाते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं। एक अप्रत्यक्ष होता है, जैसे आपका ब्रिटेन वगैरह में देखिए, वहाँ पे क्राउन का शासन चल रहा है और प्रधानमंत्री भी है। मतलब क्या है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजा महाराजाओं की पीढ़ी चल रही है वो भी वहाँ पर शासन चला रही है, और एक व्यक्ति जो है चुनकर आ रहा है वो भी शासन चला। तो कई जगह आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा कि वहाँ प्रधानमंत्री है ही नहीं, जो वहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजा महाराजाओं के संतानें हैं वही राज चला रही हैं। तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वे पर वहाँ पर लोकतंत्र चल रहा है। चल तो लोकतंत्र ही रहा है, सारे रूल्स वगैरह फॉलो हो लोकतंत्र जैसे, लेकिन वहाँ पे जो नेता उनका है वो चुनकर नहीं आ रहा है, वो किसी रजवाड़े खानदान से बिलोंग करता है। ठीक है, लिखा देखिए, लोकतंत्र सभी के लिए एक ही आकार की व्यवस्था नहीं है, यह किसी राष्ट्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक संदर्भों के अनुसार विभिन्न रूप से संरचनाएं अपनाता है। हमारे यहाँ चल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे वोटिंग हुई, स्टार्टिंग में हमने वोटिंग राइट्स मांगे और हमने यहाँ पे अपने यहाँ पे नेता जो है चुन कर लाए। लेकिन अलग अलग जो जगह हैं, जैसे अगर आप जो जैसे सऊदी अरब हो गया, ओमान, ये सारी जगह देखेंगे वहाँ पे जो शासन चलाने का तरीका है वो अलग मिलेगा देखने को। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वर्गीकरण लिखा हुआ है, प्रकार कौन कौन से होते हैं। शासन में जनता की भागीदारी का स्वरूप अगर है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दो तरीके का होता है। शासन में जनता की भागीदारी अगर डायरेक्टली चुनकर लाते हैं तो प्रत्यक्ष है, अगर चुनकर नहीं ला रहे हैं, राजा रजवाड़े हैं, तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। राज्य के प्रधान के पद ग्रहण की पद्धति होती है, वैधानिक राजतंत्र चलता है जहाँ पर राजा वगैरह चल रहे हैं। गणतंत्र होता है, मतलब जहाँ पे वोटिंग होती है। ठीक है, धर्म व राज्य व्यवस्था का संबंध होता है। धर्म या धर्म प्रधान या धर्माचार होते हैं, वहाँ पे अलग कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे धर्म के आधार पर कंट्री चलती हैं, और कहीं पर होता है पंथ निरपेक्ष, जैसे हमारे यहाँ पर है। हम किसी भी धर्म को ऐसा नहीं कि हम धर्मों की क्या कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं या उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम सबको बराबरी का मौका दे रहे हैं, सबको बराबरी से मानते हैं। वहाँ पे हम किसी को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं कि बहुत किसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हों। फिर क्या, आर्थिक व्यवस्था के आधार पर हो सकता है, पूंजीवादी या समाजवादी हो सकता है, मिश्रित, हम मिश्रित हैं। राज्य की इकाइयों का केंद्र के साथ संबंध के आधार पर हो सकता है, एकात्मक हो सकता है, जैसे यूएसए वगैरह हो गया, संघात्मक है हमारे यहाँ पर। कार्यप्रणाली व व्यवस्थापिका का संबंध हो सकता है, अलग अलग, संसदात्मक हो सकता है या अध्याचात्मक हो सकता है। अध्याचक ये जो है अध्याचात्मक यूएसए में है, और संसदीय शासन प्रणाली जो है हमारे यहाँ पर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। इसके बारे में एक नया वर्ड है, ये पहले चर्चा में नहीं था। अगर पहले आप पहले की किताबें पढ़ेंगे ना तो आपको दो ही लोकतंत्र मिलेंगे जो आपको पढ़ा दिए मैंने ऑलरेडी, लेकिन तीसरा नया वर्ड ये आया है, क्या है, मॉनेटरी लोकतंत्र। तो मॉनेटरी लोकतंत्र जो है लोकतंत्र का आधुनिक रूप है, नया रूप आया है सामने, जहाँ विभिन्न प्रकार की निगरानी संस्थाएं और एजेंसियां सत्ता के प्रयोग की निगरानी करती हैं। मतलब कि होता था कि प्रत्यक्ष तरीके से जनता ने चुना किसी व्यक्ति को, वो शासन चला रहा है, लेकिन उस पर किसी व्यक्ति की निगरानी नहीं है कि वो कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। तो अब क्या किया गया है कि जो पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, निगरानी संस्थाएं वगैरह होती हैं, एजेंसियां होती हैं, जो क्या करती हैं कि गवर्नमेंट कैसे चल रही है इस बात पर ध्यान देती हैं, उसे प्रभावित करती हैं। मॉनेटरी लोकतंत्र जो है गैर सरकारी संगठन है, ऐसा नहीं सरकारी है। सरकारी हो जाएंगे तो सरकार को कैसे मॉनिटर करेंगे। ठीक है, स्वतंत्र मीडिया होते हैं, सार्वजनिक अखंडता आयोग, विभिन्न प्रकार के अन्य निकाय होते हैं जो क्या करते हैं, सरकार अपनी पावर्स का दुरुपयोग ना करे इस चीज़ को काउंटर करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को समझकर हम लोकतांत्रिक प्रणालियों की सरलता और अनुकूलशीलता को सराहना कर सकते हैं। मतलब इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि हाँ, अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, तो हमने अगर कोई रूल 100 साल पहले या 200 साल पहले बना दिया था, अब वो एप्लीकेबल नहीं है। लग रहा है कि भाई हमने जो पहले नियम बनाए थे वो अब उस तरीके से चल नहीं रहे हैं जैसे चलने चाहिए, तो हमें उनको बदलने की ज़रूरत है। तो अब क्या किया जाए, नए नए टर्म्स आ रहे हैं, नई एक तरीके से सोच लोगों की विकसित हो रही है कि हम अगर इस चीज़ को ठीक करना चाहें तो कैसे करें। तो उसका ही एक उदाहरण है वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है फाइनेंशियल ईयर 2025 के बारे में, और हमारा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ये देखेंगे, हमारा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि ये मॉनिटर करना कि गवर्नमेंट जो है किस बैंक को किस दर पर ऋण दे रही है, या फिर कितना लोन ले रही है, कितना खर्च कर रही है, मतलब खर्च कैसे कैसे क्या किया जा रहा है, इन सबको मॉनिटर करना जो है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी होती है। और इस चीज़ को ढंग से चलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जो ये सारी चीज़ देखती है कि भाई इन्फ्लेशन क्या है,
इन्फ्लेशन कितना कितना रखेंगे हम, बैंक रेट कितनी होनी चाहिए, रेपो रेट कितनी होनी चाहिए, इकोनॉमी को हम कैसे सुचारू रूप से चला सकते हैं और गवर्नमेंट उनको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, इन चीज़ों का जो असेसमेंट होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ ऑलरेडी, लेकिन आपको यहाँ पे फैक्ट्स मिलेंगे कि 0.5%, 2.5%, 6%, ये डाटा चेंज होता रहता है। हमें जो जानने की ज़रूरत है वो है इसका स्पेसिफिक बैकग्राउंड या फिर इसका थ्योरेटिकल पार्ट कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, चीज़ें कैसे चलती हैं, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अगर बात करें वित्तीय वर्ष या राजकोषीय वर्ष क्या होता है, आप पढ़ते रहते हैं फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, क्या होता है, कैसे होता है। तो एक वर्ष की अवधि को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं हम, तो उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, वित्तीय वर्ष राजकोषीय वर्ष शब्द को समय की अवधि एक वर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें आय अर्जित की जाती है, कितना हमने इनकम जनरेट किया है। भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण भारत के वित्त मंत्री द्वारा दिए गए मुख्य बजट के रूप में प्रलेखित होता है। जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वो जब बजट प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि हमारी आय कितनी है और हमारा व्यय कितना होने वाला है। ये सारी चीज़ें हमारी विधायिका में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, तब हमें पता चलता है। ठीक है, कई बार लोग पूछते हैं कि भाई हमारा जो वित्तीय वर्ष है 1 जनवरी से शुरू क्यों नहीं होता, आप 1 अप्रैल से स्टार्ट करके 31 मार्च तक क्यों रखते हो इसको, आप इजी क्यों नहीं कर लेते कि भाई आप 1 जनवरी से स्टार्ट करिए और 31 मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट करिए, दिसंबर में ख़त्म कर दीजिए। तो क्या है इसका आंसर, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने यही अवधारणा अपने देश और भारत पर लागू की थी। तो क्या है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। पहली बात तो ये है, आज़ादी के बाद भारत ने इस अवधारणा को नहीं बदला, हमने बदला ही नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में 2-4 साल बाद, 10 साल बाद ये बदल जाए, लेकिन अभी के लिए यही है, क्योंकि बहुत टाइम से चल रहा था। तो जैसी चीज़ें हमें अंग्रेज़ देकर गए तो हमने थोड़ा मोड़ा चेंज करके उनको वैसे ही रखा है। ठीक है, लिखा गया है नवंबर और दिसंबर का महीना त्योहारों का महीना होता है। पहली बात तो रीज़न बताया ये, इस अवधि के दौरान इन्वेंट्री बहुत तेज़ होती है, मनी फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही कई संगठनों के कर्मचारी छुट्टी पर होते हैं, इस टाइम छुट्टियां वगैरह भी बहुत चलती होती हैं। ठीक है, इस वजह से भी चीज़ें काउंट नहीं हो पाती ढंग से। ठीक है, दूसरा क्या है, भारत में फसल का मौसम अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में समाप्त हो जाता है। अप्रैल में शुरू होकर के मार्च में हमारे यहाँ फसल वगैरह भी कट जाती है, गेहूँ वगैरह के देखिए आप, अब लोग गेहूँ वगैरह काटने जाएंगे। इस वजह से क्या किया गया है, हम जो फाइनेंशियल ईयर काउंट करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च को काउंट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप। बात करें मौद्रिक नीति क्या है, जिस मौद्रिक नीति की बात हो रही है हमारे आर्टिकल में, उस मौद्रिक नीति के बारे में जानना जरूरी है हमारे लिए कि मौद्रिक नीति आखिर होती क्या है। मौद्रिक नीति जो अधिनियम में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के, ये शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है इतनी खतरनाक हिंदी में। सीधा सीधा मतलब यही है, क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय बैंक मतलब RBI की नीति को संदर्भित करती है। RBI जो है वो कैसी नीतियाँ बनाएंगी, कितने % पर ब्याज दिया जाएगा, लिया जाएगा, या फिर जो इन्फ्लेशन रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है। 4+-2 चलता है इन्फ्लेशन के लिए, तो वो चीज़ें कैसे चलेंगी सारा कौन बताता है। ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं मौद्रिक नीति में, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंग्लिश में। ठीक है, RBI की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बना रखना। जो RBI का मुख्य काम होता है कि हम ऐसे डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमी को ऐसे ग्रो करना है कि भाई जो प्राइस चीज़ों के हैं, खाने पीने के किसी भी चीज़ के प्राइस हों, चाहे वो हमारे कोर इंडस्ट्रीज़ की चीज़ों का प्राइस हो, या फिर खाद्य सामग्री का प्राइस हो, या फिर जो हमारा होल सेल जो चीज़ें होती हैं उनका प्राइस हो, वो स्थिर रहें। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ 100 की है वो 400 की हो जाए और हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या अस्थिर इकोनॉमी हो जाएगी, अनस्टेबल इकोनॉमी के तहत काउंट किया जाएगा। तो RBI का काम होता है कि डेवलपमेंट करना है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो ढंग से चलनी चाहिए। ठीक है, मूल्य जो है चीज़ों के वो बढ़ने नहीं चाहिए, ना ही घटने चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्व शर्त है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हो, मतलब आप धीरे धीरे अगर विकास करना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मूल्य को स्थिर करना पड़ेगा। संशोधित RBI अधिनियम 1934 में हर 5 वर्ष में एक बार रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य 4+-2 निर्धारित करने का भी प्रावधान है। हर 5 साल बाद 4+-2 मतलब क्या है, जो इन्फ्लेशन है आपका 4+-2 मतलब क्या है, या तो आप 6 मैक्सिमम 6 हो सकता है, मिनिमम 2 हो सकता है। अगर किसी भी हमारी कंट्री की बात करें तो अगर इंडिया में इन्फ्लेशन जो है 2 है
2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 तक है तो ठीक है, ओके, इतना चलेगा, क्योंकि इसमें बोला गया है 4 + -2 चलता है। लेकिन अगर इसके ऊपर नीचे इन्फ्लेशन जाता है तो हमें या आरबीआई को थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ता है, ठीक है। बात करें एमपीसी की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, कैसे काम करती है, कब से स्टार्ट किया गया है, तो 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन करने का अधिकार देगा। तो कब स्टार्ट किया गया है? 2016 में, ठीक है। धारा कौन सी आरबीआई की? 45 ZB, ठीक है। गठन किया गया है। कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे काम करते हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है? धारा 45 ZB में कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी। नीति दर मतलब क्या हो गया कि हम जो भी चीज़ें रख रहे हैं, किसी चीज़ की रेट क्या होगी, चाहे वो इंटरेस्ट लेने की लोन लेने की हो या फिर लोन देने की बात कही जा रही हो, रेपो रेट वगैरह होगा, कितना कौन सी चीज़ कितनी रहेगी, ये सारे दरों का निर्धारण करती ताकि क्या किया जा सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सके। मौद्रिक नीति समिति का गठन जो है बैंकों के लिए बाध्यकारी होगा, हर बैंक के लिए बाध्यकारी है कि आप इसका कमेटी का गठन कीजिए। रचना क्या है? धारा 45B के अनुसार एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एमपीसी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। मौद्रिक नीति का प्रभारी जो है डिप्टी गवर्नर होता है। साथ में क्या लिखा है? केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी भी होता है। इसमें एक ये हो गया। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 व्यक्ति होते हैं, 3 ये हो गए और 2 लोग यहाँ पे हो गए। टोटल कितने हो गए? 6 मेंबर्स हो गए हमारे। 3 कौन से होंगे? केंद्र सरकार क्या करेगी? नामित करेगी 3 लोगों को। केंद्रीय बोर्ड द्वारा एक व्यक्ति को नामित किया जाएगा, सेंट्रल बोर्ड जो होता है, और डिप्टी गवर्नर होंगे और इसके मुख्य अधिकारी जो पदेन अध्यक्ष होंगे वो गवर्नर हो। टोटल 6 मेंबर हो गए। इस प्रक्रिया के तहत अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्तीय मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सक्षम और निष्पक्ष व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। इतनी इम्पोर्टेंट संस्था है, इसलिए कोशिश की जाती है कि इस संस्था में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसका एक्सपीरियंस जो है, या फिर कम से कम इतना काबिल होना चाहिए कि इतने बड़े कंट्री को संभालना है, मॉनेटरी पॉलिसी जो बनानी है, आरबीआई कैसे काम करेगी, कौन सी नीति कैसे रखनी है, इन सबको जानने वाला व्यक्ति ही इस क्षेत्र में आता है, ठीक है। ढांचा क्या है? उत्पत्ति बता ही दी मैंने, कहाँ से स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति कैसे होने वाली है, रेपो रेट वगैरह कैसे रहेगी इसकी, और रेपो रेट पर उसके आसपास मुद्रा बाजार दरों को स्थित करने के लिए मतलब तरलता में सुधार, मतलब पैसे जो मनी फ्लो है वो कैसे जाएगा, कैसे आएगा, कितना मतलब हमारे इकोनॉमी में मनी फ्लो रहना चाहिए, इन्फ्लेशन कितनी रहनी चाहिए, इन्फ्लेशन और रेपो रेट कितना रहना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ों को डिसीजन कौन लेता है? ये उद्देश्य यही है कि चीज़ें हमारे यहाँ पर इकोनॉमी जो है ढंग से काम करे, अच्छे से काम करे, यहाँ पर कोई उथल पुथल ना मचे, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, ठीक है। नीति दर के रूप में रेपो दर का कारण क्या है? मतलब नीति दर जो है, इनकी एक नीति दर होती है कि भाई इस चीज़ को लेकर ही चलते हैं। उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है रेपो रेट कितनी रहने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी पे फोकस करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में? रेपो दर में परिवर्तन जो है मुद्रा बाजार के माध्यम से संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में संचालित होता है, जो बदले में समग्र मांग को प्रभावित करता है। लिखा ये है कि अगर मनी फ्लो ज़्यादा या कम होता है मार्केट में, उसके अनुसार ही हमारे यहाँ पे क्या होगा, मांग जो है प्रभावित होती है। मान लीजिए लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाए, मनी फ्लो जो है वो हमारा इकोनॉमी में बढ़ जाए, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, मान लीजिए 2-4 महीने क्या है, लोगों के पास बहुत पैसा आ गया, तो लोगों ने खरीदना शुरू किया चीज़ें, डिमांड बढ़ गई, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि मनी फ्लो जो कम हो गया, पैसे क्या हो गए, लोगों के पास कम हो गए, अचानक से क्या हो गया, उसका मनी का जो मनी फ्लो कम हुआ तो डिमांड लोगों की कम हो गई। मान लीजिए कोई शर्ट थी, ठीक है, और ट्रेंडिंग में चल रही थी, शर्ट पैंट कुछ भी ले लीजिए, ट्रेंडिंग में चला, लोगों के पास उस टाइम पैसा था, लोगों ने खरीदना शुरू किया, बिल्कुल ऐसे खरीदना शुरू किया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया वो स्टोर से, उस कंपनी के पास जहाँ से बन रहा था गोदामों से भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो उस कंपनी को लगा भाई इस चीज़ की बहुत डिमांड आ रही है, लोग 50-60
50-60 हज़ार पीसेस बना देते हैं इसके, ठीक है। जब तक पीसेस वहाँ से बनकर आए, लोगों के पास मनी जो फ्लो था वो कम हो गया, तो लोगों ने डिमांड करना बंद कर दिया, मतलब उसने बना के रख दिया और अब लोग खरीद ही नहीं रहे। तो मनी फ्लो अगर ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट पर फोकस करता है कि रेपो रेट कितनी रहेगी, ये हमें ढंग से देखना है, ठीक है। रेपो रेट में होता है कि बैंक क्या होते हैं, आरबीआई से ऋण लेते हैं। आरबीआई अगर कम दर पर ऋण देगा तो बैंक ज़्यादा लोन लेंगे, बैंक के पास जब ज़्यादा पैसा होगा तो वो लोगों को ज़्यादा पैसा देगा। इसकी वजह से क्या होगा, मनी फ्लो बढ़ जाता है। मनी फ्लो कम करने के लिए क्या करती है आरबीआई, जो बैंक से लोन ले लेती है, पैसे ले लेती है बैंक से अपने पास, तो कंट्रोल ऐसे किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार यह मुद्रास्फीति और विकास का एक प्रमुख निर्धारक है, ठीक है। मुद्रास्फीति वगैरह कैसी होगी, कैसे डेवलपमेंट होगा, इस सब का निर्धारण कौन करता है, हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। तो सारे आर्टिकल्स हमारे ख़त्म हो गए आज के। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, जैसे कल रखे थे थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल था। मुझे लगा भाई पहले दूसरे दिन ही मैं इतने खतरनाक क्वेश्चंस कराऊंगी, बच्चे भाग जाएंगे कि मैम ने अचानक से इतना खतरनाक लेवल ला दिया क्वेश्चंस का, हम सॉल्व भी नहीं हो पा रहे हैं, डिमोटिवेट हो जाएंगे। कई बार होता है ना, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उनसे उस सवाल का जवाब नहीं आ रहा होता, तो उनको लगता है कि क्या पढ़ने का फ़ायदा है जब सवाल सही नहीं हो रहा है। थोड़े आसान से रखें, धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे हम, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है, चक्रवात मोचा के दौरान म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सी पहल शुरू की थी। ऑप्शन नीचे लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों को देखना नहीं है। मैंने कल भी बोला था कि आंसर नीचे लिखा रहता है, लेकिन आपको ईमानदार रहना इस मामले में कि आपको आंसर नहीं देखना है, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त है, ऑपरेशन करुणा है, ऑपरेशन सहायता है या ऑपरेशन सेवा है। ऑपरेशन करुणा, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आई थिंक 2 या 3 बार पढ़ाया है आपको कि मोचा के मतलब दौरान कौन सी सहायता प्रदान की गई थी। लिखा देखिए यहाँ पे, भारत ने मानवीय सहायता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए चक्रवात मोचा के दौरान म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। वहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए, वहाँ पे हेल्प करने के लिए हमने स्टार्ट किया था। ये पहल जो है संकट के समय पड़ोसी देशों का समर्थन करने के लिए प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने में भी भारत की सक्रिय दृष्टिकोण का उदाहरण देती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मोचा है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मोचा चक्रवात कहाँ पर आया था। क्वेश्चन हमने पूछ लिया कि हाँ हमने ऑपरेशन करुणा चलाया था, लेकिन क्वेश्चन कल को अगर ये पूछता है कि मोचा चक्रवात जो है कहाँ से बिलोंग करता है या पर कहाँ पर आया था, तो आपको याद रखना है म्यांमार में आया था, ठीक है। UNDRR ने वैश्विक संकट प्रतिक्रिया में भारत की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला है, ठीक है। आपने अभी कुछ दिन पहले पढ़ाई होगा कि हम मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है, या आई थिंक USA ने बोला था, थोड़ा सा इस बात पे कन्फ्यूजन है कि जिस ओशन का नाम किसी कंट्री पर है तो उस पे जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वहाँ पे शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी उस कंट्री की होनी चाहिए। मतलब इंडिया जो हमारा है, इंडियन ओशन में जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, कोई भी ऐसी घटना हो रही है जो नॉर्मल नहीं है, नेचुरल नहीं है, उसको टैकल करना, उसको सॉल्व करना, ये किसका काम है, इंडिया का काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हमारा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आधिकारिक भाषा के रूप में किन भाषाओं का उपयोग किया जाता है। अभी ICJ जो चर्चा में बना हुआ था उससे क्वेश्चन बनाया है मैंने। तो ऑप्शन हमारे हैं अंग्रेजी और स्पेनिश का, अंग्रेजी और फ्रेंच का। अंग्रेजी तो होगी, देखिए इंटरनेशनल है और इंटरनेशनल लेवल पे अंग्रेजी हमेशा रहती है, क्योंकि किसी व्यक्ति को आपकी लोकल लैंग्वेज आती हो ना आती हो, लेकिन इंग्लिश ज़रूर आती है, ठीक है। अंग्रेजी और अरबी है, अंग्रेजी और चीनी है। सही आंसर क्या हमारा होने वाला है, अंग्रेजी और फ्रेंच। ये 2 लैंग्वेज हैं, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। लिखा देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपनी आधिकारिक भाषाओं के रूप में अंग्रेजी और फ्रेंच का उपयोग करता है। 15 न्यायाधीशों से बना है, 15 न्यायाधीश होते हैं टोटल, 9 साल के लिए अपॉइंटमेंट की जाती है यहाँ पे लोगों की। लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, 15 न्यायाधीशों से बना है। ये कानूनी विवादों का निपटारा करता है और व्याख्या या संशोधन के अधीन बाध्यकारी निर्णय के साथ सलाहकार। अभी कुछ दिन से चर्चा में बना हुआ था और लोग बोले कि भाई बना तो दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते। USA या रशिया जैसी कंट्रीज ऐसी हैं, आप कुछ भी उन पर एलिगेशंस लगाते रहिए, बुलाते रहिए, वो अपने मन के मर्जी के मालिक हैं, वो इनकी नहीं सुनते हैं। तो मतलब बना हुआ है, चल रहा है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ICJ जो है उसमें हमारे भारत से कोई व्यक्ति हैं जिनको जो 15 टोटल न्यायाधीश होते हैं उसमें से एक सीट दी गई है, उनका नाम क्या है, ठीक है। नाम
भारतीय व्यक्ति का, ठीक है, जो शामिल हुआ इसमें। ठीक है, क्या लिखा है, आईसीजे ने इजराइल को आदेश जारी किया गाजा अकाल का समाधान करे, निर्बाध खाद्य जो भी आपूर्ति सुनिश्चित करे। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो मामला चल रहा है, आईसीजे में गया था अभी, तो उसमें यही बोला जा रहा है कि मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ें आपने फैला रखी हैं, खाने पीने की समस्या हो रही है, उसका समाधान कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सीईटीपी के उद्देश्य किन वैश्विक समझौतों से जुड़े हुए हैं। सीईटीपी का फुल फॉर्म आप बताएंगे मुझे यहाँ पे कमेंट करके। आज क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा दिए नहीं हैं तो यहीं से दूंगी। सीईटीपी का फुल फॉर्म बताएंगे आप मुझे कमेंट करके, ठीक है, बस एक्सप्लेनेशन में ना मिले हमें वो। पेरिस समझौता ऑप्शन है हमारा पहला, कोपेनहेगन समझौता है, क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। सही आंसर क्या हमारा होने वाला है, पेरिस समझौते से रिलेटेड है हमारा ये। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीईपीटी का फुल फॉर्म हिंदी में लिखा है, इंग्लिश आप मुझे बताएंगे। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम जो है कि उद्देश्य 2015 के पेरिस समझौते के अनुसार है, जो भी 2015 हमारा पेरिस समझौता हुआ था उसके अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक तापन वृद्धि को सीमित करने और सतत विकास को बढ़ाने के समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन से निपटना। मतलब क्या है इसका, जो हमारा पेरिस समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ है, वो इसी बात पे काम करता है कि भाई हमें जो है टेम्परेचर जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको हमें प्री इंडस्ट्रियल टाइम पर लाना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस पर लाना है। साथ में हमें ऐसे एनर्जी सोर्सेस निकालने हैं जिससे ग्रीन हाउस जो गैसेस निकलती हैं वो कम हो पाएँ, जो पोल्यूशन होता है जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वो कम हो, तो उसके लिए हमें ग्रीन एनर्जी यूज़ करनी होगी, चाहे वो सोलर पावर के थ्रू किया जा सके या विंड एनर्जी के थ्रू किया, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ इसी के बारे में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है थोलू बोम्बलता, पढ़ाया था मैंने आई थिंक कल या परसों इसके बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, संगीत नाटक अकादमी ने लुप्त हो रही कला को विलुप्त होने से बचाने के लिए थोलू बोम्बलता कठपुतली को पुनर्जीवित किया है। ये हमारा स्टेटमेंट पहला है। दूसरा है, थोलू बोम्बलता को चमड़े की गुड़िया का नृत्य भी कहा जाता है। ऑप्शन हमारे हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा है दोनों। मतलब क्या है, एक तरीके से विलुप्त हो रही थी, इसको बचाने के लिए किया गया है चमड़े की गुड़िया। लिखा हुआ देखिए, संगीत नाटक अकादमी वास्तव में थोलू बोम्बलता कठपुतली एक प्राचीन नाट्य परंपरा लुप्त होने से बचाने के लिए किया गया। मतलब बहुत पुरानी परंपरा है, ये विलुप्त हो रही थी, इसको बचाने के लिए किया गया है ये प्रयास। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ, थोलू बोम्बलता जिसे चमड़े की गुड़िया के नृत्य के रूप में जाना जाता है, जो गुड़िया होती चमड़े की बनी होती हैं, एक पारंपरिक कठपुतली शैली है जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में गोदावरी क्षेत्र में प्रदर्शित की जाती है। तो क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे कि ये कहाँ से रिलेटेड है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगी आपको ये, जिसमें चमड़े की कठपुतलियाँ रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के विभिन्न पात्रों और विषयों को प्रदर्शित करती हैं। जो कठपुतली है चमड़े से बनी होती है, आंध्र प्रदेश के एरिया में आपको देखने को मिल जाएगी। जो रामायण और महाभारत की कथाएं होती हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, संगीत नाटक अकादमी ने प्राचीन कला को विलुप्त होने से बचाने के लिए थोलू बोम्बला, ये सब वही लिखा हुआ है। ठीक है, रिपीटेड मोड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है सरकारी ई मार्केट, GEM जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये पढ़ाया हुआ ऑलरेडी मेरा, कि संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कृषि मंत्रालय द्वारा एक खुले और पारदर्शी खरीद मंच के रूप में लॉन्च किया गया है। बोल रहा है कि कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और खुले और पारदर्शी खरीद मंच के रूप में, जहाँ पे खुले तौर पर कोई भी चीज़ खरीदी बेची जाए, ऐसा मंच बनाया गया है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है वर्तमान में इसमें त्वरित निवारण के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण की सुविधा का अभाव है। बोल रहा है कि अभी इसमें ऐसा है, समस्या ये आ रही कि अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका निवारण के लिए यहाँ पे कोई तत्काल प्रभाव से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे आप शिकायत दर्ज कर पाओ। ठीक है, ये दो चीज़ें बताएगी इसके बारे में। ऑप्शन हमारे हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या तो कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी होने वाला है, एक और दो, दोनों ही गलत है। क्यों गलत है देखते हैं हम। पहला क्या है, सरकारी ई मार्केट जो है कृषि नहीं बल्कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की संस्थाओं के लिए है, वस्तुओं और सेवाओं के एक पारदर्शी खरीद मंच के रूप में। मान लीजिए सोचिए कोई चीज़ खरीदी बेची जा रही है तो जाहिर सी बात है कौन सा मंत्रालय संभालेगा उसको, वाणिज्य मंत्रालय संभालेगा, तो इसलिए यहाँ पे गलत हो गया पहला कथन हमारा। दूसरा क्या, जेम जो है मुद्दों के त्वरित समाधान खरीद प्रक्रिया में
पारदर्शी और दक्षता बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र की पेशकश करता है। तो क्या है यहाँ पे, अगर कोई भी समस्या आपको है तो आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हैं। हाल ही में जेम खरीद ने 4 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, जो सरकारी खरीद में मजबूत वृद्धि को संकेत है। मतलब क्या है, जो ये पोर्टल है यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं खरीदने और बेचने की, वहाँ पे 4 लाख करोड़ रुपए का एक तरीके से खरीद और बिक्री की गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ा डाटा माना जा रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत सारे लंबे लंबे आर्टिकल्स से आज के हमने सारे अच्छे से देख लिए हैं, हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। मैं डेली आपको बताती हूँ, अगर यूपीएससी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा एनसीईआरटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये QR कोड है, आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो उसको, जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की क्लासेस प्रोवाइड करेगा। क्लास 6 से 12 तक की हैं, बाइलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िएगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो मेरा वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, और अच्छे से पढ़िएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।